इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने मेरी एक अपील पर उत्तर प्रदेश में रहने वाले और काम करने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। असल में कल मैंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी और यह बताया था कि नोएडा ब्रॉडकास्ट मीडिया का नर्व सेंटर है। देश के लगभग सारे बड़े न्यूज चैनल नोएडा में हैं, उनके ब्रॉडकास्ट सेंटर्स हैं। यहां काम करने वाले ज्यादातर पत्रकार रहते भी नोएडा में हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पत्रकारों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने योगी को लिखी चिट्ठी में यह क्लियर किया था कि पत्रकारों को दी जाने वाली वैक्सीन का खर्चा उठाने के लिए हम तैयार हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की तरफ से मैंने भरोसा दिया था कि हम वैक्सीनेशन सेंटर भी तैयार करेंगे, डॉक्टर्स और नर्सेज का इंतजाम भी हम करेंगे। सरकार सिर्फ वैक्सीन उपलब्ध करवाए और उसकी कीमत भी हम अदा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे से कम वक्त में फैसला कर लिया। आज उन्होंने निर्देश जारी कर दिए कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग से सेंटर्स बनाए जाएं और अगर जरूरत हो तो मीडिया कर्मियों के ऑफिस में जाकर पत्रकारों और उनके परिवारों का फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। तो मैं सारे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। सब चैनल्स के रिपोर्टर्स ने, कैमरा पर्सन्स ने बेहद मुश्किल हालात में काम किया है। हर परिस्थिति में खबर आप तक पहुंचाई है। जिस वक्त कोरोना के डर से कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन अपनी जान खतरे में डालकर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर न सिर्फ घर से निकलते हैं बल्कि कोरोना के मरीजों के बीच जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाते हैं। और हमारे बहुत से साथी अलग अलग न्यूज चैनल्स में काम करने वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इंडिया टीवी में तो मैं पर्सनली जानता हूं, अहमदाबाद में निर्णय कपूर, लखनऊ में रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह, बेंगलुरु में टी राघवन, पटना में दीप्ति चंद्र, जयपुर में मनीष भट्टाचार्य, मुंबई में जयप्रकाश सिंह, संदीप चौधरी, राजेश कुमार, दिनेश मौर्य, सचिन चौधरी, जोयता मित्रा और दिल्ली में पवन नारा, मनीष प्रसाद, गोनिका अरोड़ा, जतिन शर्मा, दीक्षा पांडे, आनंद पांडे, भास्कर मिश्रा, चंडीगढ़ में पुनीत परिंजा। कितने सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं, सबके नाम मुझे याद हैं। ये सब के सब कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सब ठीक भी हो गए और फिर से हिम्मत करके बिना डरे अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग गए। भोपाल में अनुराग अमिताभ को एक बार कोरोना हुआ, ठीक हुए, फिर लोगों का दर्द, लोगों की तकलीफ दिखाने के लिए बाहर आए, कैमरा लेकर निकले और दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए। हमारे बहुत सारे कैमरा पर्सन्स, बहुत सारे एडिटर्स, न्यूज रूम में काम करने वाले लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए, ठीक होकर फिर से काम में लग गए, क्योंकि यहां घर बैठने का ऑप्शन नहीं है, यहां वर्क फ्रॉम होम की चॉइस नहीं है। अगर हमें आपका दर्द, आपकी तकलीफ, जमीनी हालात दर्शकों तक पहुंचानी है, आपको दिखाने हैं, देश को बताना है, तो यह काम घर बैठकर नहीं हो सकता। अगर लोगों को जागरूक करना है, सावधान करना है, तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ से अपील की थी, जो लोग अपनी जान पर खेलकर कोरोना के कहर की तस्वीरें देश को दिखा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। कम से कम उन्हें वैक्सीनेशन उपलब्ध करानी चाहिए। योगी ने मेरी बात मानी, सभी मीडिया कर्मियों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया। हमारे संवाददाता और हमारे कैमरा पर्सन आज भी, इस वक्त भी फील्ड में हैं। वही रिपोर्टर्स आज भी आपको दिखाएंगे कि लोग कोरोना से किस कदर हैरान हैं, परेशान हैं।
तो पहले हम आपको रिपोर्टर्स के जरिए वैक्सीनेशन का हाल बताता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि देश में हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन है नहीं। योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा ये काम किया कि फिलहाल सिर्फ 7 जिलों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 साल से 45 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन देने का काम शुरू किया। इसलिए फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ नहीं है। विशाल प्रताप सिंह आज लखनऊ के जिला हॉस्पिटल में गए। उन्होंने बताया कि सेंटर में नौजवानों के साथ साथ 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन भी पहले की तरह चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी किसी तरह का पैनिक नहीं है, भीड़ नहीं है, क्योंकि जिनको बुलाया गया है उतने ही लोग आए। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इसके अलावा 45 प्लस का जो पहले से वैक्सीनेशन चल रहा था वो भी लगातार जारी है अन्य जिलों में। लखनऊ की बात किया जाए तो सिविल हॉस्पिटल में इस समय हम मौजूद हैं। सिविल हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं 18 प्लस और 44 के बीच के लोग वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने वैक्सीनेशन की बारी के इंतजार में, और सभी को लगता है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाने की जरूरत है, तभी इस महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही सबसे सेफ और सबसे बेहतर उपाय है। आपका नंबर आ गया है, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं लगवाने का वेट कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरीके का भ्रम तो नहीं है मन में? नहीं, कोई भ्रम नहीं है। इट्स 100% सेफ एंड सिक्योर एंड एवरीबडी इज लाइक वैक्सीनेटिंग देयरसेल्फ। कितना आपको इंतजार करना पड़ा, उसके बाद आपको ये स्लॉट मिला? इंतजार तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑनलाइन अप्लाई किया, यहाँ आके टोकन लिया और अब इंतजार कर रहे हैं नंबर का। किसी तरीके का भ्रम मन में? कोई भ्रम नहीं, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है, टोकन दिया गया है, भीड़ की कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। क्या टोकन नंबर है आपका? 71। मतलब लगातार टोकन कॉल कर रहे हैं और लोगों को बुलाया जा रहा है? यस, बिल्कुल। और भी लोग हैं, आप बताइए कि कितना आपको इंतजार करना पड़ा वैक्सीनेशन की इस ड्राइव में आने के लिए? थोड़ा इंतजार करना पड़ा, करीब आधे घंटा हो गया है मुझे, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन लाइन से ही चल रहा है काम। व्यवस्थित है, सारी चीजें बेहतर हैं? हाँ जी। रिस्पांस बहुत अच्छा है और मैं बूथ को पर्सनली देख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास वैक्सीनेट होने के लिए जितने भी युवा वर्ग आया है वो यहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, अपने साथियों को बताए, अपने लोगों को बताए कि हमारे हॉस्पिटल में कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत वेटिंग हो सकती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हो तो हमारा युवा वर्ग हमारा साथ देता है और वो इस चीज़ को समझता है कि जब भीड़ एक साथ हो जाती है तो किसी का नंबर पहले या किसी का नंबर बाद में आता है। ये देखकर लगा कि यूपी में सरकार ने नौजवानों का टीकाकरण फेज वाइज शुरू किया है। जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उतने लोगों को बुलाया जा रहा है, और बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। विदेशों से 1 करोड़ वैक्सीन मंगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में काम इतने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ। इसलिए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन सेंटर से रोज परेशान करने वाली तस्वीरें आती हैं। पहले बीड जिले से आई तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें देखकर डर लगता है। ये बीड के माली बेस गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें हैं। यहां वैक्सीन लग रही है। गांव का हर आदमी वैक्सीन लगवाना चाहता है। रजिस्ट्रेशन करवाकर सारे लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई इंतजाम नहीं था। न कोई ये बताने वाला था कि आज कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, किसको कब आना है, किसका नंबर पहले है, किसका बाद में। भीड़ देखकर कर्मचारी तो गायब हो गए, तो धूप में खड़े लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब सोचिए कि ये लोग कोरोना से बचने के लिए उम्मीद में वैक्सीन लगवाने आए थे। वैक्सीन तो मिली नहीं, लेकिन कितने लोग यहां से कोरोना वायरस घर लेकर गए होंगे कोई नहीं कह सकता। मुंबई में भी बद इंतजामी का हाल बीड से अलग नहीं है। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स में बुरा हाल दिखाई दिया। लोग वैक्सीन के लिए घंटों लाइन में लगते हैं, दूर दूर से सेंटर्स पर आते हैं, लेकिन सेंटर पर आकर पता चलता है कि वैक्सीन है ही नहीं, आज नहीं लगेगी। तो फिर नाराजगी सिस्टम पर उतरती है, सरकार पर उतरती है। लोग अफसरों से पूछते हैं, जब इंतजाम नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो फिर घर से बुलाते क्यों हो? मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सैकड़ों बुजुर्ग वैक्सीन की डोज के लिए लाइन में लग जाते हैं, और यह हर रोज का किस्सा है कि उन्हें बिना वैक्सीनेशन के लौटना पड़ता है।
लोग 4-4 दिन से लगातार वैक्सीन सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं। चाहे बीकेसी सेंटर हो या बीएमसी के हॉस्पिटल्स के कोविड सेंटर्स, हर जगह लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य आज मुंबई के 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गए। हर जगह यही हाल मिला। कोरोना से लड़कर जीत चुके दिनेश मौर्य ने बताया कि आज 4 दिन बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सेंटर को बंद कर दिया गया। जिन लोगों को घर से बुलाया गया था उन्हें भी टीका नहीं लगाया। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर डोजेस खत्म हो चुके हैं, बावजूद इसके कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे बात करते। भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है? मेरा फर्स्ट डोज है। मैं अंधेरी से आया हुआ हूँ एंड पोर्टल पे दिया गया हुआ है कि भाई इट इज योर 45 प्लस कैन टेक दिस पोर्टल। मैसेज इनकी तरफ से आप लोग भेजा गया। तो भाई साहब, आप भी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? कुर्ला ईस्ट से। तो हमने आज सुबह रजिस्टर किया है एज पर शॉक कोविन ऐप में। अच्छा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह दिया है, सब आया हुआ है हमारे पास, ये सब दिया हुआ है। और बोला गया कि 9 to 11 का आपको अपॉइंटमेंट अब सक्सेसफुली हो गया है। हम वो हिसाब से इधर आए हुए। बताइए, आपको क्या कहा गया? ये रजिस्टर्ड हमारा मिसेस का है, तो फर्स्ट डोज है 45 प्लस का। तो 11 to 1 का जो स्लॉट में हमने अप्लाई किया था। मैं आपको बाहर का हिस्सा लेकर चलता हूं। काफ़ी समय हो गया है। अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो फिर एक बार इस वैक्सीनेशन सेंटर के पास आ रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इन्हें बाकायदा मैसेज आया था। अब जब मैसेज आया था तब इन्हें डोज मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों को देखिए, लगातार बीएमसी के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपना मैसेज दिखा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए, क्या कह रहे हैं? मैं मलाड से आ रहा हूँ। सेकंड डोज मेरी मम्मी के लिए लेना है, तो पूछने के लिए उनका ऑलरेडी 6 वीक्स हो चुका है, डेट दिया था उसके बाद। तो सेकंड डोज लेना है, तो उसके लिए वो लगे डोज ही नहीं है अभी। मैं खार से आया हूँ। मैं हमारा इसीलिए मेरा पूरा हो गया था। अभी ये बोलता है सेकंड शॉट खत्म हो गया। अभी सेकंड डोज का बुकिंग 11 से 1 का दी, 11 से 1 का दिया। हम सीनियर सिटीजन कितनी बार धक्का खाएगा? 4 दिन से घूम रहा है और मिलता नहीं है वैक्सीन। बाद में बोलते 4 पे आओ। अरे पेशेंट वालों को भी नहीं दे रहे, ये लोग मना कर रहे हैं। बुलाया क्यों सबको? जी सीनियर सिटीजन है, 70 प्लस है या तो 60 प्लस है, जिनका सेकंड डोज ओवर मिस भी होने को 4 दिन बाकी, उनका तो करो। कभी क्या आए हूँ, सुबह उधर से आना मिला था, इधर नहीं जाने मिल रहा है। कभी मिलेगा डोज हमें? अच्छा, देखिए, ये कह रहे सेकंड डोज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे था। भाई साहब, आप मुझे बताइए, क्या क्या मैसेज दिया गया आप लोगों को? यहाँ से इतने सारे लोग हैं, देखिए, चूंकि इनके ये फिलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं, इतने सारे लोग हैं। मैडम, आप बताइए, आपका क्या है? फैसिलिटी मिला है अपॉइंटमेंट, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर सेइंग नो। दिस इज आवर 4th राउंड। यू गिव अपॉइंटमेंट इतने लोगों को दो जितना आपके पास डोज है। व्हाई यू आर गिविंग अपॉइंटमेंट टू लाख्स ऑफ पीपल? वो पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए क्या? खाली 1 में है कि 2 में है कि 3 में है? आप इतने अपॉइंटमेंट क्यों दे रहे हो? बड़ी बात ये कह रही कि अगर आपके पास डोजेस ही नहीं है तो लोगों को अपॉइंटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है? यही हाल मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के पास बने कोविड वैक्सीन सेंटर का था। यहां तो सुबह से बुजुर्ग लाइन में लगे हुए थे, उनके पास टोकन भी था, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन नहीं मिली। इस वक्त हम हैं कूपर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र के बाहर। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में आम लोग टीका के लिए आए हुए हैं। चिलचिलाती धूप में ये लोग टीके की बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक महिला को देख सकते हैं। मैडम, आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं, कब से खड़े हैं आप? हमें 15 मिनट घंटा हो गया है, अभी तो आधा पौना घंटा हो गया है। यहाँ पर कोई कुछ कह रहा है? आप लोग कुछ कह नहीं रहे, ऐसे ही लाइन में खड़े रखा है धूप में सबको। ना ही टोकन देते, क्या ना आंसर करते, क्या कुछ सही नहीं है, कुछ नहीं किया है सुविधा। उन लोग सिर्फ धूप में खड़ा करते हैं। क्या गवर्नमेंट करती है समझ में नहीं आता है इन लोग को। पूरे परेशान हो गए इन लोग से। तो इतने सारे रात भर उससे लखड़ा को तो जाने देता है ना, अभी जाने देना चाहिए ना, रेफरेंस देना चाहिए ना। जहाँ भी लगा वहाँ लगता नहीं है, यहाँ आना पड़ता है। सुबह कभी टोकन बांटते हैं, कभी नहीं बांटते। और मेरा सेकंड 60 प्लस लगना है, जिसको मुझे 15 दिन हो गया, अभी तक कुछ वो नहीं है। हम लोग अभी 80 साल का हो गया तो इधर खड़ा रहने का, ऐसा कैसा होएगा? गवर्नमेंट में सोचना मांगता है ना। अभी 11 बजे से ही खड़े हैं, टोकन नहीं मिला है। टोकन नहीं मिला है, वो लोगों ने टोकन बंद कर दिया है। बोलता है कि अभी वैक्सीन नहीं है, आप टोकन नहीं मिलेगा तो आपको आज नहीं मिलेगा। मैं 3 बार आके मतलब कि क्या ये सब पॉलिटिक्स चलता है इसमें? मैं 3 बार पब्लिक को हैरान करो। इधर आप सोचो
न्यूज देखो आप, और उधर बोलते हैं कि 5-5 हजार भेजा है, बराबर है, और यहाँ 500 टोकन नहीं दिया है। अब ये सवाल तो है कि वैक्सीन की कमी है, इनफ डोजेस नहीं है, तो फिर लोगों को बुलाया क्यों? इस पर मुंबई की मेयर ने कहा कि अभी 45 साल से ऊपर के वो लोग जिनकी सेकंड डोज लगनी है उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है, इसलिए लोग खामखा सेंटर्स पर भीड़ न लगाएं। कि 45 के ऊपर के लोग सेकंड डोज वाले, ये लोग वॉकेबल भी जाएंगे तो भी उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा। उतनी मात्रा हमारे पास आई है, और जो सेंटर पे बोर्ड लगाया जा रहा है कि आज के लिए 500 वाइल है, तो 500 लोगों को ही वैक्सीनेशन होगा, तो 500 लोगों ने ही रुकना है, बाकी लोगों को जाना ही है। लेकिन लोग बहुत ही खुद भीड़ कर रहे हैं, इसीलिए कोविन ऐप्स का ही माध्यम अभी महानगर पालिका या राज्य सरकार के यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, क्या वैक्सीन पर्याप्त है मुंबई वासियों के लिए? आज भी वैक्सीन की प्रॉब्लम है, आज भी वैक्सीन केंद्र से ही आ रहे हैं। अब ये कहना तो ठीक नहीं है कि पता नहीं लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर क्यों चले आते हैं। किशोरी पेडनेकर जानती हैं कि लोग खुद नहीं आते, उन्हें बुलाया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, और लोगों ने हमारे रिपोर्टर्स को मैसेज दिखाए हैं, और जब लोग पहुंच जाते हैं तब पता लगता है कि वैक्सीन नहीं है। बुजुर्ग लोग, 70 साल के, 80 साल के लोग मैसेज आने के बाद पहुंचते हैं और खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। नंबर कब आएगा इसका पता नहीं। ये बहुत दुखद स्थिति है। ये सही है कि वैक्सीन उतनी तादाद में अवेलेबल नहीं है जो सबको मिल जाए, इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस मात्रा में वैक्सीन आ रही है, जितने लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, उतने ही लोगों को वैक्सीन सेंटर्स पर बुलाया जाए, और दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं। चिंता की बात है कि कल तक इस तरह के मिसमैनेजमेंट की तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र से आ रही थी, लेकिन आज इसी तरह की तस्वीरें अहमदाबाद से आई। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने भेजी हैं। निर्णय कपूर 4 दिन पहले कोरोना को हराकर वापस फील्ड में लौटे हैं, और लौटते ही कोरोना के हालात का जायजा लेने निकल पड़े। निर्णय ने बताया कि गुजरात के कई जिलों में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में आज वैक्सीनेशन अचानक बंद कर दिया गया। जो लोग सेंटर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे उन्हें वापस भेज दिया गया। हालांकि कई जगहों पर लोग काफी देर से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वैक्सीन नहीं लगेगी तो नाराज हो गए, सेंटर पर मौजूद लोगों से बहस करने लगे। इसी तरह की तस्वीरें सूरत से आई। यहां तो भीमपुर गांव में वैक्सीन के टोकन के लिए छीना झपटी हो गई। असल में आज 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन टोकन बांटे जाने थे। क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक कम था, इसलिए लिमिटेड नंबर्स में टोकन बांटे गए, और इससे लोग नाराज हो गए और भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि आज दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हालात कल से बेहतर थे। दिल्ली में पिछले 2 दिन से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोग कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि कई लोग एक साथ वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, इसलिए स्लॉट्स मिलने में दिक्कत हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्हें भी काफी देर तक सेंटर्स के बाहर लाइन में लगना पड़ता है। सरकारी सेंटर्स पर तो फ्री में वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के पूसा रोड पर BLK मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से राधा स्वामी सत्संग सेंटर में देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहां एक साथ करीब 5000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर एक दिन में 10,000 लोगों को भी टीका लगाया जा सकता है।
मैं इस वक्त देश के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ। ये राजधानी दिल्ली के BLK मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा बनाया गया है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अंदर में इसका इंतज़ाम किया गया है। दरअसल आप देख सकते हैं 500 करीब चेयर यहाँ पे लगाया गया है। जो लोग सबसे पहले इस वैक्सीनेशन सेंटर में एंटर करते हैं उनको यहीं पे बिठाया जाता है, काउंटर दिया जाता है, टोकन दिया जाता है और एक एक करके अनाउंस किया जा रहा है। दरअसल ये सारा सिस्टम अभी मैनुअली चल रहा है। जो ऐप था वो क्रैश कर गया, इस वजह से मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा है। और एक बार जब टोकन दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे 20 काउंटर बने हुए हैं। इस 20 काउंटर पे आप जाइए, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई करवाइए, पैसे जमा करवाइए और फिर उसके बाद आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और उसके लिए भी आप 20 काउंटर यहाँ पे बनाए गए इस पूरे इलाके में। मैक्स ग्रुप का ये कहना है कि देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और हम इसको अभी फ़िलहाल सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ऑपरेट कर रहे हैं। और लोग इसी तरह से अगर रजिस्ट्रेशन करवाते रहे तो हम इसको 24/7 भी चालू कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि फिलहाल हमारे देश में वैक्सीन की कमी है। अभी वैक्सीन का प्रोडक्शन उतना नहीं है जितने की जरूरत है, जितने की डिमांड है। हमारे यहां वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का प्रोडक्शन थोड़ा हाई एंड होता है, इसलिए इसके प्लांट को फंक्शन करने में वक्त लगता है। इस समय कोशिश की जा रही है कि दुनिया में जहां भी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे वो स्पुतनिक हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, उसे जितनी मात्रा में खरीदा जा सकता है खरीद लिया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर कहीं थर्ड वेव आई तो वैक्सीन ही हमारे लोगों की जान बचाएगी। इसलिए जितनी वैक्सीन हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करना है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ नहीं लगने देनी, क्योंकि अगर भीड़ लगी तो वैक्सीन भी इंफेक्शन फैलने से बचा नहीं पाएगी। जब तक वैक्सीन अपना असर दिखाएगी तब तक कोरोना काम कर चुका होगा। इसलिए सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक अपने आप को बचाए रखने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आजकल कोरोना का जो नया म्यूटेंट आया है उसमें लंग्स का इंफेक्शन बहुत तेजी से होता है और जब इंफेक्शन हो जाता है तो ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 1.5 गुना हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग अपने मरीजों की एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए आज भी मारे मारे घूम रहे हैं और दिल्ली में तो ऑक्सीजन का संकट सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसी भी कीमत पर दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कल केंद्र सरकारी अफसरों को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने को कहा है। आज हाई कोर्ट ने कहा इनफ इज इनफ। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वो जवाब में ना नहीं सुनेंगे। केंद्र सरकार फौरन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। अदालत ने कहा कि हम हर रोज हालात देखते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में हॉस्पिटल्स को बेड की संख्या कम करनी पड़ रही है। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हों तो एक इमोशनल इशू है। सरकार इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकती। सरकार ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर रेत में डाल सकती है क्या? लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी क्यों आ रही है? कोर्ट ने इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? इसे समझने की जरूरत है। असल में पिछले कई दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। न हॉस्पिटल्स को ढंग से ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम हो पा रहा है। बद इंतजामी इतनी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लोग 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहते हैं, सारे कागज सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, फिर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे हालात में भी कुछ लालची लोग ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे मुश्किल और बढ़ गई।
2 दिन हो गए लगे हुए लाइन के अंदर। कहाँ मिल पा रहा है ये देखिए ना, पेट्रोल लेके खड़े हुए क्या मिल रहा है? दोपहर 1 बजे से खड़े हैं बच्चे यहाँ लाइन में, और अब जब नंबर आ गया इन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिए और ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल को सप्लाई जा रही है, जबकि हमारा मरीज स्ट्रक्चर पे 3 दिन से पड़ा हुआ है और कहीं कहीं से लाके दे रहे हैं। 40,000 का भी हमने ब्लैक में लिया है, और अब जब उनसे कह रहे हैं तो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल को सप्लाई हो रही है इसलिए आपको नहीं देंगे। पेपर भी रख लिए और पेपर सबके रख लिए। तुमने सबके डॉक्यूमेंट किस लिए रख लिए जब तुमने उनको सिलेंडर नहीं देना है? तो बेईमानी कर रहे हो ना, मतलब उनको कहीं ना कहीं। और कौन देगा मरीज को? अब कह रहे मरीज को लेके आएंगे हम यहाँ पे कि हालांकि उसको ऑक्सीजन ही करे। तो ऐसे परेशान कर रहे हैं ये। मेरे पापा बीमार हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल 60 और 70 के बीच में हो रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। और मैं खुद हॉस्पिटल में थी, अभी ग्लूकोज हटा के, और मैं खुद आई हूँ चल के कि दे दें, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। जो एडीएम वो बात ही नहीं कर रहा किसी से, कालाबाजारी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पेपर भी रख लिया, बाद में ब्लैक में जाएगा ये सारा माल। देख लेना, यहाँ किसी के पेपर रिटर्न नहीं हो रहे, उसमें आधार कार्ड भी लगा हुआ है साथ में। सर कल शाम 5 बजे से खड़ा हूँ मैं, शाम 5 बजे से लाइन लगा के रात भी यहीं पे बिताई है। यहाँ पे आते आते यहाँ पे चेक क्या कह रहे हैं, फोटोकॉपी आपकी साफ नहीं आई है, आप जाओ दोबारा आना। और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड रख लिए, किस लिए रख लिए वो आधार कार्ड? वापस करें वो, वहाँ पे रिकॉर्ड में ज्यादा रिकॉर्ड दिखाएंगे बढ़ा के, और बाट यहाँ पे 50 सिलेंडर है, वहाँ पे इकट्ठा करके दिखा देंगे हमने इतनों को बांट दिया है। रात के 10 बजे से आए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। डॉक्यूमेंट 100 रुपए के डॉक्यूमेंट अंदर ले लिए, रख लिए, जब्त कर लिया और जब्त कर लिए। होम मिनिस्टर से फोन आया, एक आदमी को अंदर लेके फटाफट होम मिनिस्टर वाले को। ऐसी तो दलाली करते हैं, दलाली खून में है इनके सबके। 3 दिन से लाइन में लगे हैं जी, भूखे प्यासे। ठीक है, अपने पीछे से जो इनके स्टाफ के बंदे हैं उनको ब्लैक में पीछे से गाड़ियां भर भर के जा रही है इनकी। ठीक है, उनको ब्लैक में रात को दे रहे हैं। 3 बजे के खड़े हैं, कोई नहीं सुन रहा, और फिर भेज देते हैं वापसी उल्टा। 2 दिन से दलाली में रखे। अभी यहाँ पे आके खड़े हुए, अब अंदर जाके खड़े हो गए इनके एसडीएम साहब जो आए हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रहे। लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो, जिसके लिए डॉक्टर्स ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम करो, उसके लिए ऑक्सीजन इंतजाम न करने के अलावा कोई रास्ता भी क्या है? 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कितने भी पैसे लगे, और इसके बाद भी जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो गुस्सा तो आएगा। दिल्ली की तरह यूपी में भी ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3 लाख एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 2 लाख से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, और घर में मौजूद बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन नदारत है। हॉस्पिटल को तो टैंकर्स के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम सरकार ने किया है, लेकिन जो मरीज घरों में हैं उनके परिवार वाले परेशानी में हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के बाहर लाइन लगना अब तो आम बात हो गई। रुचि और उनका पूरा परिवार खुद कोरोना की चपेट में आ चुका है। वो लोग का दर्द समझती हैं, इसीलिए लोगों की तकलीफ, लोगों का दुख सरकार तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए रुचि हर रोज खतरा मोल लेकर बाहर निकलती हैं। रुचि का कहना है कि ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स के बाहर कई ऐसे लोग मिलते हैं जो रात से ही लाइन में लग जाते हैं। इनका कहना है कि सारे कागज दिखाने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इल्जाम है कि हॉस्पिटल्स के नाम पर ऑक्सीजन डाइवर्ट कर दी जाती है, और जब तक इनका नंबर आता है तब तक किसी के लिए कुछ बचता नहीं। मुश्किल यह है कि छोटे हॉस्पिटल्स भी मरीजों के रिश्तेदारों से ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कह देते हैं। इससे मुश्किल और बढ़ गई है, हालत और खराब हो गई है। अब ऐसे में मरीज के परिवार वाले कहां जाएं, क्या करें, किसके आगे हाथ फैलाएं? लखनऊ का ये देवा रोड का इलाका है और ये ऑक्सीजन रिफिल प्लांट है, जहां पर अभी भी हमें लोग कतार में खड़े दिख रहे हैं। दूर तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लाइन हमें दिखाई दे रही है। काफी दूर यहाँ से सड़क है, वहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल से आए हैं, और इनका कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आए हैं। कब से आप यहाँ खड़े हैं? रात के 9 बजे से। अच्छा, तो क्या हुआ? नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा सिलेंडर, भूखे प्यासे खड़े हैं ऐसे ही। नहीं, अभी तक नहीं आया। रोड से वहाँ से 5-5 सिलेंडर भेज रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, और यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो अंदर लाइन लगवाते हैं। अंदर लाइन लगवाने के बाद में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 5 सिलेंडर 10 हम लोग के भेजते हैं, और जो गाड़ियाँ आती हैं हॉस्पिटल से
आधी उनकी रिफिल करवाते हैं। ऐसा हो रहा है, क्या करें। रात में 11 बजे से हमारी आंटी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। उनको सिलेंडर नहीं मिला है, 3 बजे से रात से खड़े हैं। अब मेरे बड़े भाई भर्ती हैं। जी जी, अस्पताल ये कह रहा अपना ऑक्सीजन खुद मेंटेन करिए। अब हमारी मदर को प्रॉब्लम है तो क्या करें, कई जगह ले गए, कई हॉस्पिटल ले ही नहीं रहा कोई हॉस्पिटल। घर में ले जाके ऑक्सीजन पूरी घर में ले जाके डॉक्टर लोग बोल रहे कि ऑक्सीजन घर ही में लगाओ जाके अपने। नहीं ले, भर्ती नहीं ले रहे हैं, बेड ही नहीं है। अस्पताल वालों का कहना ये है कि हमारे पास गैस उपलब्ध नहीं है और हमारे पास बेड तो है, गैस नहीं है। अपनी गैस ले आइए, अपना मरीज लाइए तो उसको एडमिट करें, तो हमको गैस मिल नहीं रही है, तो क्या करें। को गैस मिलेगी ही नहीं तो करेंगे क्या, मरीज कैसे रखेंगे भाई। मार थोड़े ना खाना है, मरीज को रखो, जिसका पेशेंट मर जाएगा तो वो मर जाएगा, तो उसमें दंगा बवाल होगा। हॉस्पिटल कोई निवारण नहीं निकल रहा है, ये भी आपके पास कोई मतलब नहीं। टर्म एंड कंडीशन पहले लिखवा ले रहे हैं कि आपके पास अगर सिलेंडर है तो भी तभी आपका एंट्री होगा, नहीं तो आपका एंट्री ही नहीं होगा हॉस्पिटल में। कितनी देर से आए और जो भीड़ है उससे क्या लग रहा है कितनी देर मिल पाएगी? मैम लग तो नहीं रहा, तो 3-4 घंटे से कम पहले मिलेगा। फॉर्मेलिटीज इतनी चल रही है, फॉर्मेलिटीज इतनी है, समझ नहीं आ रहा। हालात इतने खराब हैं, मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है, सरकार भी करे तो क्या करे। योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ रहे हैं कि जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत तो है। इसलिए कल योगी ने निर्देश दिया है कि हर जिले में कम से कम 1 टैंकर ऑक्सीजन उन मरीजों के लिए रखी जाए जो होम आइसोलेशन में हैं। ये ऑक्सीजन इन मरीजों के परिवार वालों को दी जाए। इसके लिए हर जिले में एक अफसर की ड्यूटी लगाई गई है। जो अब योगी ने फैसला तो कर दिया, ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन इंप्लीमेंट होने में, जमीन पर असर दिखने में वक्त लगेगा। यूपी सरकार ऑक्सीजन का इंतजाम भी तेजी से कर रही है। आज ही जमशेदपुर से 10 टैंकर्स लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची है। इसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिसीव करने के लिए पहुंचे। अवनीश अवस्थी ने बताया कि 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन आई है। पता यह चला कि इन 10 कंटेनर्स में से 4 कानपुर जाएंगे और बाकी 6 कंटेनर्स लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब लोग पूछ सकते हैं कि दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, दवाएं आ रही हैं, तो फिर ये सारा सामान जा कहां रहा है, हालात सुधर क्यों नहीं रहे? इसका जवाब आपको कुछ तस्वीरें देखकर मिलेगा। आज ही सऊदी अरब से ऑक्सीजन से भरे कंटेनर्स गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे। इनमें 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी। यह ऑक्सीजन गौतम अडानी के ग्रुप की तरफ से मंगवाई गई है। जैसे ही ऑक्सीजन कंटेनर पोर्ट पर पहुंचे, उन्हें तुरंत अनलोड किया गया। पोर्ट पर पहले से ऑक्सीजन एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। इन सारे कंटेनर्स को फौरन ट्रेन पर रखा गया और आधे घंटे के अंदर यह ट्रेन दिल्ली समेत दूसरे कई शहरों के लिए रवाना हो गई। इसी तरह दुबई से 2 अलग अलग शिपमेंट में 160 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आई है। ऑक्सीजन इंडिया आई, इसे भी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर उतारा गया और बिना देर किए इन्हें ऑक्सीजन एक्सप्रेस में लोड किया गया और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना कर दिया गया। जिस तरह मुंद्रा पोर्ट से ऑक्सीजन मंगवाने का ज्यादातर काम गौतम अडानी कर रहे हैं, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, उसी तरह मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी जामनगर में लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, देश भर में जितनी ऑक्सीजन बन रही है उसका 11% प्रोडक्शन जामनगर में हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर, और फिर उसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। आज राजकोट से तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चली। इस ट्रेन के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए 100 टन से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन भेजी गई है। जिन अंबानी अडानी को लोग हर रोज गालियां देते हैं, आज वो लोग देखें कि अंबानी अडानी ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं। जो सामान विदेशों से आया उसका हिसाब भी लगाने की जरूरत है। विदेशों से जो मदद आई है, सरकार ने उसे 24 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पता चला कि कुल मिलाकर अभी तक
40 लाख से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचे हैं। इनमें बाईपैप मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब शामिल है। इसके अलावा दवा के तौर पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन आए हैं। पीपी किट्स और N95 मास्क भी कुछ देशों ने भेजे हैं। सरकार ने बताया कि दिल्ली में आरएमएल, एम्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डीआरडीओ समेत 8 कोविड केयर फैसिलिटीज में यह सामान पहुंचाया गया है। इसी तरह सीजीएचएस, सीआरपीएफ, रेलवे और आईसीएमआर को भी विदेशों से भेजी मदद का काफी बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 38 इंस्टीट्यूट्स में यह सामान डिलीवर किया जा चुका है। अच्छी बात है कि अभी भी कई टैंकर्स और बाकी इक्विपमेंट इंडिया पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कुवैत और अमेरिका से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स पहुंचे। चेन्नई में भी ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी की तरफ से स्पेशल फ्लाइट के जरिए 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। असल में इस बार जो लोग कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोग की है जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला जाता है और तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। देश भर में शायद ही ऐसा कोई हॉस्पिटल होगा जहां एक भी आईसीयू बेड खाली हो। आईसीयू बेड फुल होने का मतलब होता है और भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे देश में एक साथ इतनी तादाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और वो भी हर दिन बढ़ती जाएगी। सरकारों ने, उद्योगपतियों ने, विदेशियों ने और यहां तक कि जगह जगह धार्मिक संगठनों ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई है, मदद की है। लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार के आगे सब बेबस हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ऑक्सीजन की सप्लाई काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन तब तक कोरोना का दानव जाने कितने लोग की जान ले चुका होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में समाज का हर वर्ग अपने अपने लेवल पर योगदान दे रहा है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, आईटीबीपी, डीआरडीओ सब लगे और सामाजिक संस्थाएं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदें, सब जगह मरीजों की मदद की जा रही है। आज इसी तरह की कोशिश हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने की। पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार में 150 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया है। उत्तराखंड सरकार की मदद से चलने वाले हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स का इंतजाम है। इस हॉस्पिटल को पहले कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया था। अब इसे कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए जिन भी एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत होगी वो उत्तराखंड की सरकार प्रोवाइड करेगी, जबकि आयुर्वेदिक दवाएं, मरीजों का खाना और दूसरी सारी सुविधाएं पतंजलि योगपीठ की तरफ से दी जाएंगी। कोविड के खिलाफ जंग में उद्योगपतियों की हिस्सेदारी भी सराहनीय है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस संकट के वक्त में देश के साथ कैसे खड़े हैं, मैंने आपको दिखाया। ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ अब अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद में एक कोविड केयर सेंटर बनाया है। अडानी विद्या मंदिर स्कूल को कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। सीनियर डॉक्टर्स के सुपरविजन में यहां नर्स, पैरामेडिक्स और पेशेंट सपोर्ट स्टाफ को तैनात किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में सभी बेड्स को जल्दी से जल्दी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल उन्हीं कोरोना पेशेंट्स को रखा जा रहा है जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे या जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद के अलावा भुज में भी अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 800 बेड के साथ अपग्रेड किया गया है। सभी 800 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ हैं। हॉस्पिटल में 4 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। मुद्रा के अडानी हॉस्पिटल में भी पेशेंट की क्षमता को डबल किया गया है। ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ वाले बेड्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। यह हॉस्पिटल आसपास के 20 गांवों के लिए अकेला कोविड ट्रीटमेंट सेंटर है।
कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से भी मदद मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुल प्रोडक्शन का 11% ऑक्सीजन रिलायंस के जामनगर प्लांट में बन रहा है, वहां उसका प्रोडक्शन होता है। जामनगर में ही रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से तैयार 400 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। आज ही गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसी सेंटर में 600 बेड बाद में और जोड़े जाएंगे। इस हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को मुफ्त में इलाज किया जाएगा और इससे जामनगर के अलावा द्वारका, पोरबंदर और सौराष्ट्र में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। हालात तो खराब हैं, सिस्टम पर बोझ बहुत ज्यादा है। सरकारें, उद्योगपति, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन मिलकर हॉस्पिटल बना सकते हैं, बेड्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, दवाओं का इंतजाम कर सकते हैं, दुनिया भर से ऑक्सीजन का प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स कहां से आएंगे, नर्सेस कहां से आएंगी? ये तो एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं बन सकते। इसलिए डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉस्पिटल पर बोझ कम करने की जरूरत है, मरीजों की संख्या कम करनी होगी, कड़े कदम उठाने होंगे। आज इस तरह के सख्त फैसलों की 2 खबरें आई। बिहार में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया। इसी तरह कोरोना के खतरे को देखते हुए आज आईपीएल को अनिश्चित काल के टालने का ऐलान किया गया। लेकिन फिलहाल जो हालात है उसमें यही माना जा रहा है कि आईपीएल अब एक तरह से कैंसिल हो गया है। अच्छी बात है कि रोज मिलने वाले नए मरीजों की संख्या कम हुई है। आज देश में 3,57,000 केस आए, जबकि 1 मई को यह फिगर 4 लाख था। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इससे खतरा टला नहीं है, इससे काम चलेगा नहीं। कोरोना की चेन को तोड़ना होगा और इसका एक ही उपाय है, कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन। हालांकि केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। सरकार चाहती है कि लोग खतरे को समझें, खुद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से न निकले, वरना ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सिलीगुड़ी से कोरोना के कहर की सबसे भयानक तस्वीरें आई हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई हैं। यहां कोरोना से मरने वाले की लाशों की लाइनें लगी हैं। परिवार वालों से कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन तक इंतजार करना होगा। सिलीगुड़ी की तस्वीरें मुझे एक दर्शक ने भेजी थी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन हमारी टीम ने इन्हें वेरीफाई किया, कंफर्म हो गया तस्वीरें सिलीगुड़ी की हैं। और जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सिचुएशन इससे भी ज्यादा भयानक है। लाशें चारों तरफ बिखरी हुई हैं, एम्बुलेंसेस की लाइन लगी है, हर एम्बुलेंस में 2-3 लाशें हैं। इतनी लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का इंतजाम आसान नहीं है। अलग अलग चिताएं बनाना संभव नहीं होता, इसलिए लकड़ियां रखकर एक साथ कई लाशों को पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो जानबूझकर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। दुख की बात यह कि कोरोना मरीजों की डेड बॉडी को शमशान तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही, लोग नहीं मिल रहे। जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ये काम कर रहे हैं, वो लोगों से 14 से 15,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। पहले तो 15,000 मांगा, फिर उसके बाद 14,000 पे फिक्स हुआ और वहाँ से ये लोग गया लोग, वहाँ से लेके आया लोग यहाँ पे। 14,000 रुपये हमको कैश अभी देना भी है। किस लिए ये 14,000 किस लिए आप लोग? ड्राइवर ने उसे, हम बोले कि ये कोविड का तो यहाँ कॉस्ट है, लेकिन ये लोग बोला कि नहीं, हम इतना में लेके जाएंगे, वहाँ से इतना में लेके आएंगे। जी ये लोग बोल रहे हैं 3 दिन 4 दिन लगेगा जलाने के लिए बॉडी को। मेरे पिताजी है, 60 बॉडी है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। फ्री सर्विस का नहीं है, हम लोग का प्राइवेट का है, और मेडिकल का जो है, मेडिकल कॉलेज का, अस्पताल का, वो फ्री सर्विस है। ये तो हम घर से लाया ना, और 2 तला से उतर के पैकिंग करके लाया, इसीलिए आप 14,000 ले रहे हैं। हाँ, आदमी लेके वो ऊपर घुसा देगा चुल्ली में, सब कुछ करके 14,000 मांगा।
जरा सोचिए उस बेटे के दिल पर क्या बीतेगी जिसके पिता की कोरोना से मौत हो गई और वो अंतिम संस्कार के लिए भटक रहा है। बेटे से कहा गया है कि पिता की लाश को 3 दिन बाद लाना। ये बेटा क्या करे, कहां जाए, 3 दिन तक लाश को कहां रखे, किससे अपना दर्द कहे? क्योंकि फिलहाल बंगाल में तो कोई सुनने वाला है नहीं। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में है जहां कोरोना बहुत तेजी से फैला है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। आज की फिगर देखें तो बंगाल में कोरोना के 17,500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि बंगाल में अभी कोरोना की बात नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका, इसके बाद बात हो रही है चुनावी हिंसा में मरने वाले लोगों की। इसकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल का हाल आपको बता दूं, यहां पिछले 48 घंटों में चुनावी हिंसा में 9 लोगों की जान जा चुकी है। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 6 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 2 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की हिंसा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आज गवर्नर जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। होम मिनिस्ट्री ने गवर्नर से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी हिंसा को बड़ा इश्यू बनाया है। जेपी नड्डा आज बंगाल पहुंचे, उन कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की जिनकी हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के खिलाफ कल पूरे देश में धरने का ऐलान किया है और इस दौरान पश्चिम बंगाल की केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग की। दरअसल कहा जा रहा है कि इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी ने नए सीएम के तौर पर शपथ नहीं ली है और वहां अभी भी प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार सुरक्षा के लिए सख्त और जो भी जरूरी हो ऐसे फैसले ले सकती है। अब चुनाव खत्म हो चुका है। दक्षिण 24 परगना जिले के गोपाल नगर में बीजेपी के पोलिंग एजेंट के घर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, घर वालों के साथ मारपीट की, बम फेंके और आग लगा दी। इसी तरह दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में बीजेपी कार्यकर्ता हरन अधिकारी की हत्या हुई। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हरन अधिकारी के घर में घुस गए, हरन अधिकारी को घसीटते हुए बाहर लाए और उन्हें जमकर पीटा। इसी तरह कोलकाता के बेलिया घाट में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार को 2 मई को मार डाला गया। अभिजीत सरकार की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अभिजीत सरकार की पीट कर हत्या की। अभिजीत सरकार के भाई का कहना है कि अपनी हत्या से पहले उन्होंने 2 बार फेसबुक लाइव के जरिए तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के अत्याचार के बारे में बताया था। पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जो मैंने अभी दृश्य देखा, जिस तरीके से अभिजीत सरकार की माताजी दुख हुई होकर के अपने बेटे के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी, जिन लोगों को ये चीख पुकार सत्ता में बैठ करके सुनाई नहीं देती है, वही ये हिमाकत कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को स्टंट, नौटंकी, एक्टिंग, इस तरह की शब्दावली देकर वह ऐसे गंभीर विषयों को खारिज करने का प्रयास करते हैं। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र में, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आज की तारीख में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, प्रशासन अभी भी चुनाव आयोग के हाथ में है। लेकिन कितने घंटे की बात है, कल एक सादे समारोह में ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी।
शपथ लेने के बाद ममता की जिम्मेदारी जरूर बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों ने ममता को बड़ा सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है। अब ममता की जिम्मेदारी है कि वो बंगाल में शांति बहाल करें, वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, चाहे उन लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया हो या न दिया हो। वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी के हो, सीपीएम के या कांग्रेस के। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है सभी लोगों को शांतिपूर्वक पश्चिम बंगाल में जीने का हक मिले। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इतनी असरदार नेता हैं और उन्होंने 3 बार साबित किया है, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगी, अगर वो लोगों से अपील करेंगी, तो बंगाल में हिंसा जरूर रुकेगी। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान को संकट से निकालने के लिए इमरान खान सऊदी अरब जाएंगे। अब पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है, क्या इमरान खान सऊदी के क्राउन प्रिंस से माफी मांगेंगे? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।